कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित। दोस्तों आकाशवाणी का ध्येय वाक्य आपको पता है ना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः। सभी खुश रहें और सुख से रहें, निरोग रहें, निश्चिंत भी रहें। बहे झर झर पानी, मद भरा समापन धुला धुला, हर कली सुख पल यहाँ रस घुला घुला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बहे रंग के धारे, ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, झंटी जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे। चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। परियों के ये जमघट जिनके फूलों जैसे गाल, सभी शोक हठीली, इनमें है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल, बड़ी छैल छबीली। मन चली अदा छप जवां जवां, हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ। तो दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं
दोस्तों, टोटल हेल्थ प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हरीश अग्रवाल जी। फिजिशियन है और कोविड में अपनी सेवाएं लगातार देते आ रहे हैं। डॉक्टर हरीश अग्रवाल, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। सर, कैसे हैं? बस बिल्कुल बढ़िया। सेवाएं दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि एक सैनिक सरहद पर लड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही फील होता है। धन्यवाद साहब। और अच्छा भी लगता है कि जब आप जैसे रखवाले खड़े हो तो कोरोना हमारा क्या बिगाड़ देगा। सर, सबका पूरा प्रयास है। एमडीएम हॉस्पिटल, गांधी अस्पताल और प्राइवेट सेक्टर के भी सभी डॉक्टर्स जी अपना बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट कर सके और इस महामारी से बचाव कर सके। जी डॉक्टर अग्रवाल, अभी क्या स्थिति ताजा एकदम रोज जो पढ़ते हैं अखबार में, अभी स्थितियां बहुत ठीक है, पीक आ चुका है, क्या ठीक है, ये वाकई पीक आ चुका है अभी? हाँ जी, अब हम डिक्लाइनिंग फेज में हैं जी। पहले से बेटर है। पेशेंट्स को बेड आराम से मिल जाते हैं और दवाइयों की सप्लाई भी सरकार की तरफ से पूरी तरह से उपलब्ध है और पेशेंट ठीक होके हमारे यहाँ से जा रहे हैं। जी। अच्छा, कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है डॉक्टर हरीश के इन्फेक्शन का जो रेशियो होता है। हाँ जी। वो किसी का 20%, किसी का 80%, तो कभी 80% भी रिकवर हो जाता है। हाँ जी। और कभी 20% भी जरा मुश्किल का सामना करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये सर उस पेशेंट की बेसिक इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जो सीनियर सिटीजन है, डायबिटिक पेशेंट है, जो पेशेंट लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं या उनका शरीर वैसे ही कमजोर है, उन लोगों की रिकवरी रेट कम हो जाती है। जी, यानी कि जो शारीरिक रूप से अंदर से जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी हो तो उम्र उसमें कोई आड़े नहीं आती है, राइट? हाँ जी। जी। ठीक होने के बाद एक पेशेंट, क्या उसको कुछ फॉलोअप चाहिए ऐसे? हाँ जी, पोस्ट कोविड सिम्टम्स काफी रहते हैं जी। अक्सर हम इसको 28 दिन के बाद में कंसिडर करना शुरू करते हैं और 3 महीने तक उसको ऑब्जर्व करते हैं। पहले भी एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर और बाद में एम्स में भी पोस्ट कोविड के लिए कुछ क्लिनिक्स हमने चालू किए थे और पेशेंट्स आए, उनको हमने ट्रीटमेंट दिया और उनको बेनिफिट भी हुआ। जिनको एक बार ये हो चुका है कोरोना, अब अभी टीकाकरण चल रहा है और जगह जगह हमेशा अखबार में आते रहते हैं, आज इतने केंद्र पर टीकाकरण 18+45 के बीच में जो भी है सबको लग रहे हैं और जैसे जैसे लोगों में उत्साह बढ़ता भी जा रहा है। हाँ। और अब ये अच्छा लग रहा है कि जो यूथ है इसको एक किसी उत्सव से कम नहीं मानते हैं। बिल्कुल। अपनी फोटोग्राफ से उनकी जो सेल्फीज है वो आते रहते हैं। हाँ जी। जिनको एक बार कोरोना हो चुका है वो टीका कब लगाएं? सर, इसकी रिकमेंडेशन 3 महीने के बाद की है। तो ये जो 3 महीने होते हैं उनमें हम क्या माने? क्या उनमें इम्यूनिटी आ चुकी है या एक तरह से एक छोटा सा पीरियड के लिए वैक्सीनेशन हो चुका है? हाँ जी, होता क्या है कि जब एक बार इन्फेक्शन हुआ जी तो बॉडी की एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। वो एंटीबॉडीज एक लेवल को अचीव कर लेती है जी, जो कि उनको 3 से 4 महीने तक प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए आईसीएमआर ने पहले टीके के बाद का जो गैप है वो 16 वीक्स का किया है जी। उससे इन्फेक्शन हुआ हो या उसने वैक्सीन लिया हो जी, दोनों ही कंडीशन में एंटीबॉडी उसके ब्लड में मिल जाती है। और अगर हम 3 महीने बाद वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वो एंटीबॉडीज बूस्टअप हो जाती है, एक तरह से बूस्टर डोज के काम करता है जी। डॉक्टर अग्रवाल, एक छोटा सा कंफ्यूजन मेरे मन में हमेशा रहता है कि कई बार ये पढ़ा है कि दूसरा टीका लगने के बाद इम्यूनिटी बिल्डअप होनी शुरू होती है। तो पहला टीका जिसको लग चुका है, क्या उसके मन में क्या क्या रहते हैं ऐसे विचार? नहीं, पहले टीके के बाद भी इम्यूनिटी बनती है। दूसरा टीका बूस्टर की तरह काम करता है, इम्यूनिटी अपने पीक पे आती है। पहले टीके के बाद इम्यूनिटी के लेवल हो सकता है उसको वाइल्ड वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करे जी, लेकिन दूसरे टीके के बाद इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि उसका प्रोटेक्शन लेवल काफी बेटर है जी। यानी कि एक टीका लगा चुके हैं वो भी आत्मविश्वास से भर जाएं कि एक टीका लग चुका है, यानी कि काफी हमने अचीव कर लिया है। दूसरा लगने के बाद बूस्टअप होने वाले बूस्टअप होंगे। लेकिन सर एक निवेदन जरूर सबसे रहेगा मेरा इस आपके प्लेटफॉर्म से जी, टीका लगा हो या नहीं लगा हो जी, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंस का, गैदरिंग में नहीं जाने का, वो जरूर फॉलो करें। मास्क लगाने का वो जरूर करें।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लोग भूल जाते हैं कि टीका लग चुका है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, भूल जाते हैं। और दूसरी लहर का जो बड़ा जो नुकसान हमें शायद इसी गफलत में हुआ है। हाँ जी। अच्छा, ये जो लहर की बात सुन रहे अभी भी कंफ्यूजन है, हालांकि कुछ गाइडलाइन वैसी आई नहीं। तीसरी लहर आ भी सकती है, बच्चों के लिए क्या क्या सुरक्षा प्रबंध करें या घबराएं नहीं? हाँ, बच्चों का अभी कोई प्रॉपर वैक्सीन इंडिया में अप्रूव नहीं हुआ है। कुछ वैक्सीन सप्लायर्स अपना ट्राई कर रहे हैं जो कि अगले महीने भर में अपना डाटा दे देंगे। जब तक बच्चों का वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो जाता जी, उनको उतना ही रिस्क रहेगा जितना अभी हम बड़े लोगों को और बुजुर्गों को भी रहा। वैक्सीन आने के बाद में जब वो प्रोटेक्शन हो जाएगा जी, तब ठीक होगा। तीसरी लहर के लिए सरकार चिंतित भी है, उसके लिए प्रयास भी कर रही है। हमारे अस्पतालों में भी दूसरी लहर खत्म होने का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, तीसरी लहर की तैयारी की प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक डॉक्टर ऐसे कहता है कि हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया कि हमने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन तीसरे दुश्मन के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है जंग जीतने के लिए। तो सर वो जरूरी है जी। आने वाले टाइम में अपने घरों के बच्चे अफेक्ट होने वाले हैं जी, हमारी जिम्मेदारियां और ज्यादा हो जाएंगी जी। थोड़ा सा और विस्तार से बताएं डॉक्टर हरीश के सबके घर में टीके लग चुके हैं, वैक्सीनेट हो चुके हैं सभी लोग, और 2 छोटे छोटे बच्चे जो 8-10 साल के हैं वो नहीं हुए, तो ये कैसे जीवनचर्या रहेगी उनकी? बच्चों को हमें गैदरिंग में नहीं लेके जाना जी। बच्चों को मास्क पहनाना डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है जी। वो रखते नहीं है, उनको समझ कम होती है, हाथों की सफाई सैनिटाइजेशन में भी वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उससे उनको रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है जी। पहली लहर दूसरी लहर में भी बच्चे पॉजिटिव हुए लेकिन उनकी भर्ती नहीं होना पड़ा और उनकी डेथ्स भी लगभग ना के बराबर हुई है जी। अब अगली लहर में जब आती है अगर तो हम लोग तो वैक्सीनेट हो जाएंगे जी, ये बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं जी, तो जो इम्पैक्ट आएगा वो इन पे आएगा। तो बच्चों को अब हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाएगी, सबसे पहले हम अपना वैक्सीनेशन करा के रखें जिससे हमारी तरफ से कोई इन्फेक्शन इन बच्चों को नहीं जाए जी। दूसरा, इन बच्चों को ऐसी जगहों पे जहां पर गैदरिंग हो या अनसेफ हो वहां ले जाना अवॉइड करें, और कोई तरीका है नहीं। अभी हम लोग डाटा देख रहे थे जी, 45+ के वैक्सीन अभी इजीली अवेलेबल हैं, लोगों में मोटिवेशन अभी कम है और वो पूरी तरह से वैक्सीनेशन उन्होंने करवाया नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है आप लोग आए वैक्सीनेशन कराएं, 18 से 45 के भी जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे जी जी, वो लोग भी कराएं और फिर जब बच्चों का आएगा तब उनको भी करवा लें। बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप अगर किया जाए, पहले जैसे 60+ वालों का चला, फिर 45+ वालों का, फिर 18 वालों का, और अब बच्चे, तो इतना हौच पौच भी नहीं होगा। हाँ। और सिस्टमेटिकली सबको वैक्सीन मिल पाएगा। जी जी मिल पाएगा जी जी। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, आप तो मरीजों के बहुत करीब रहे और अभी रहते आ रहे, एक कोरोना पेशेंट जो होता है क्या इमोशनली और मेंटली वीक हो जाता है वाकई क्या? हाँ, कोरोना डिजीज के बाद में उनके जो सिम्टम्स होते हैं, उनको जो सांस की तकलीफ या तेज बुखार के बाद में उनके मन में एक डर बैठ जाता है जी। और पहले जो सिस्टम था जिसमें कि हम पेशेंट को बिल्कुल अलग रखते थे, उनके परिवार के रिश्तेदारों से नहीं मिलने देते थे जी। उस समय डिप्रेशन ज्यादा आता है जी। हमारे राजस्थान सरकार में बहुत शुरू से जी पेशेंट के अटेंडेंट को साथ में रखने की परंपरा शुरू कर दी। वाह। उससे ये वाला इम्पैक्ट हमारे पेशेंट्स पे कम आया जी, लेकिन डिजीज का डर तो सबके मन में आया। जी जी, बिल्कुल आता है सर। बिल्कुल, ये कितनी अच्छी बात है कि उसको लगे, जब कहते हैं ना कई बार जो हम पढ़ते हैं कोर्ट, हाथ पकड़ के रखना, हाथ थाम के रखना, है ना, तो पेशेंट को भी ये लगता कि अब मुझे पकड़ के रख लिया गया, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। परिवार के सदस्यों का एक छोटा सा सपोर्ट जी, उनके आसपास होना उस मरीज को बहुत कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है कि मैं इस बीमारी से निकल जाऊंगा, पूरा परिवार और समाज मेरे साथ है जी। और आपकी नजर में, एक डॉक्टर की नजर में, जब पॉजिटिव विचार होते हैं तो सीक्रेशन भी इस तरह का होता है, बॉडी में विल पावर बढ़ जाती है? बिल्कुल, 50% रोल दवाइयों का और 50% उसकी मानसिक स्थिति का। जी, बड़ा ही अच्छा, ये भी एक बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका है हील करने का और उनको अच्छा करने का। अच्छा, अभी 2 चीजें और आई है, एक तो ब्लैक फंगस जो है
कुछ जो सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि ये तो पहले म्यूकोमाइकोसिस पहले से ही था, तो अभी ऐसा इतने घबराहट वाली बात नहीं है। तो नाम बस बदल गया, क्या वही है म्यूकोमाइकोसिस है ये या ब्लैक फंगस कोई अलग चीज है? सर म्यूकोमाइकोसिस सेम बीमारी है जो 20 साल पहले हमने एमबीबीएस में पढ़ी थी जी। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम होती है जी, सीनियर सिटीजन जी, डायबिटिक पेशेंट या जो पेशेंट लंबे स्टेरॉइड की दवाइयां ले रहे होते हैं किसी अन्य बीमारी के लिए जी, उन लोगों में ये पाई जाती थी। इस बार स्टेरॉइड सीनियर सिटीजन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के ज्यादा केसेस होने की वजह से जी, ये एकदम से रैम्पेंट और काफी ज्यादा आई है जी। और इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, घबराने की जरूरत नहीं है जी। हमारे अस्पतालों में मथुरा दास माथुर एम्स में ईएनटी के जो डॉक्टर्स हैं वो इसको अच्छे से ध्यान रख रहे हैं जी जी। आई वाले उनको देख करके उनका ट्रीटमेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं और दवाइयां भी गवर्नमेंट में उपलब्ध हैं जिनसे इनका पूरा इलाज हो जाता है जी। तो क्या बिना घबराए जी, अगर किसी के सर में दर्द होता है या नाक से लगातार स्राव होता है जी, या ब्लड आ जाता है नाक में और खासतौर से कोरोना के बाद में जी, उस व्यक्ति को अस्पताल में संपर्क करके अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। और अगर म्यूकोरमाइकोसिस अर्ली स्टेज में है जी, तो सिर्फ दवाइयों से, और अगर ज्यादा भी है तो ऑपरेशन और दवाइयों के साथ में उसका इलाज संभव है जी। यानी इतनी घबराने की बात नहीं है, समय पे इलाज की जरूरत है जी। साइन जो आपने बताई दिए कि पहले इस तरह के साइन आए तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है। अभी एक नया साइन और हमने नोटिस किया कि दांत में दर्द का या दांत लूज होने का, अच्छा, वो भी अगर इस तरह के आते हैं तब भी एक बार अपने डेंटल विभाग में चेकअप करवा लेना चाहिए जी। अच्छा, एक पॉजिटिव खबर आज हमने और पढ़ी है डॉक्टर साहब, और ये है बीकानेर के जो डॉक्टर हैं, नीली दवा। हाँ जी। तो ये क्या है नीली दवा, इसके बारे में बताइए। मिथाइलिन ब्लू काफी समय पहले इसका उपयोग किया जाता था जी। अभी तक नेशनल किसी गाइडलाइन में इसके बारे में कोई अप्रूवल नहीं आया है। बीकानेर के डॉक्टर्स ने 20 पेशेंट्स में इसको स्टडी करके उन्होंने कहा है कि इसका रिजल्ट अच्छे हैं जी। अभी सभी जगह इसको रिकमेंड करने से पहले थोड़ा सा साइंटिफिक प्रूफ और चाहिए जी। और अगर ये काम करती है तो हम लोग भी इसको यूज करने के लिए तैयार हैं। और बहुत महंगी दवा नहीं है, इजीली उपलब्ध है जी। लेकिन बिना साइंटिफिक प्रूफ के हम सब जगह इसको यूज नहीं कर सकते जी। यानी कि अभी सिर्फ इसके ट्रायल चल रही है ना, वो भी बहुत कम पेशेंट्स पे हुए हैं जी, 20 पेशेंट्स पे हुआ जी। चलिए धीरे धीरे तो यही आएगा। कोई खास बात इस स्थिति में आप सभी सुनने वालों को कहना चाहते हैं डॉक्टर? मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है जी, आप हमारे अस्पतालों में बीमार होके नहीं आए जी, वैक्सीनेशन टाइम से करवाएं और कोरोना प्रोटोकॉल जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना और हाथों का बार बार साफ करना, इसका जरूर ध्यान रखें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तभी हम लड़ पाएंगे, परिवार लड़ पाएगा और समाज हमारा ठीक होकर वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अडॉप्ट कर पाएगा जी। डॉक्टर हरीश अग्रवाल सर, आज आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े और बड़ी अच्छी जानकारियां दी, अवेयरनेस के बारे में काफी बताया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।